कहानियों का कारवां में आज आप लोगों के लिए सुधा जुगरान जी की एक कहानी परत, जिसका कथा वाचन मैं बिंदु सांधु आप लोगों के लिए कर रही हूँ। फ़ोन की घंटी बजी। माँ का फ़ोन था। हेलो माँ, प्रणाम। लेकिन माँ के आशीर्वाद में ही उनका सारा दर्द झलक गया। क्या हुआ? जिया चिंतित हो गई। गिर गई, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, वो तो तुमने कल शाम को बताया था। आज दोबारा गिर गई। लेकिन तुमसे कल कहा था ना, रेस्ट करो, बिना ज़्यादा इधर उधर मत चलो। जिया को गुस्से का उबाल और चिंता एक साथ हो रही थी। माँ चुप हो गई। शायद कई ऐसी बातें होती है जिनका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। दोनों तरफ सन्नाटा पसर गया, लेकिन माँ और जिया के विचारों की श्रृंखलाओं के सिरे अपनी अपनी जगह पर काफ़ी लंबे खिंच गए, जिनकी शाखाएं प्रशाखाएं कई बिंदुओं पर जुड़ती रही और कई पर टूटती रही। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जया सप्रयास कोमल स्वर में बोली। हाँ बहुत। मनीष भैया को बताया? कल का बताया था। कल इतना दर्द नहीं था। आज मनीष के ऑफिस जाने के बाद गिरी। और भाभी को? माँ फिर चुप हो गई। जिया भी चुप हो गई। कुछ बातों के जवाब चुप्पी में ज़्यादा पारदर्शी और मुखर हो जाते हैं। चुप्पी के शब्दों की मारक क्षमता इतनी तीव्र होती है कि दिल के क्या वजूद के भी टुकड़े हजार हो जाते हैं। अच्छा, तुम सीधी लेटी रहो, मैं कुछ करती हूँ, कहकर जिया ने फ़ोन रख दिया। पल भर बाद उसने मनीष को फ़ोन किया। हेलो। मनीष की व्यस्तता वाली आवाज़ को अनायासी जिया ने संकोच से घेर लिया। भैया, माँ गिर गई। हाँ मुझे मालूम है, कल गिर गई थी। नहीं, आज सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद फिर गिर गई। ओफो। मनीष के स्वर में चिंता के बजाय एक खिन्नता थी। अब मैं तो 5 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाऊंगा। भाभी का जिक्र दोनों ही नहीं कर रहे थे। एक वह भी थी घर की सदस्य, पर उनकी उपयोगिता परिवार के लिए कितनी हो ये वह खुद तय करती थी। मैं भी नहीं जा पाऊंगी भैया, अमित की तबीयत ठीक नहीं है। मनीष भी इस बात को जानता था। जिया के पति की तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एक्सरे करवाना पड़ेगा, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। मोबाइल ऑफ कर जिया बैठ ही रही थी कि मन गुस्से और शोक से भर गया। कौन कहता है माँ को कि ज़बरदस्ती इधर उधर चलते रहो? घर में सारी सुविधाएं हैं, काम करने वाले हैं। सीमा भाभी की तटस्थता को छोड़ दे तो किसी बात की कमी नहीं, लेकिन कमी तो है। बाबा को गए अभी 3 साल ही हुए हैं। दबंग बाबा अपना बुढ़ापा अपनी दबंगता, आर्थिक सक्षमता और पत्नी की सहभागिता के कारण संपूर्णता बिना चले गए, लेकिन बाबा के राजपाट की सम्राज्ञी 82 साल की माँ का कष्ट वास्तव में वृद्धावस्था के प्रति मनन चिंतन करने को विवश कर देता है। पति के जाने के बाद तन मन दिल दिमाग व अपने कमरे में शून्यता का पसरता जाना उन्हें कमज़ोर कर रहा है। बिस्तर पर बगल में बैठे या लेटे पिताजी की बूढ़ी व रुग्ण काया भी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। घर में उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त करती थी। बेटे बहू उनके साथ रह रहे हैं, वे बेटे बहू के साथ नहीं, खामोशी से ये जतला देती थी। खाना तो तब भी महाराजिन ही बनाती थी, काम तब भी नौकर चाकर ही करते थे, लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक फैला उनका एक छत्र अधिकार उन्हें कई व्याधियों से बचाता था। पति के जाते ही घर का भूगोल बदल गया, साथ ही सोल भी, और उस सोल में समाहित उनका व्यक्तित्व भी। माँ, चाय पत्ती चीनी के डिब्बे कहाँ हैं? बाबा के जाने के बाद उस दिन वह किचन में चाय बना रही थी। खोलते पानी में चाय पत्ती और चीनी डालने के लिए आदतन डिब्बे की तरफ बड़े हाथ हवा में लहरा गए। उसने निगाह उठाकर देखा तो किचन का पूरा नक्शा ही बदल गया था। इधर रखते हैं, माँ ने उसे डिब्बे दिखाती हुई बोली। उनसे माँ के चेहरे की तरफ देखा। कई परतों की सिवन हल्की सी उधड़ आई थी। अरे वाह, नए डिब्बे कितने प्यारे हैं, सीमा भाभी लाई होगी। किचन भी नए सिरे से सजाया है। वह माँ के चेहरे की उधड़ी परतों पर कच्ची सिलाई करने का प्रयास करते हुए बोली। चाय पत्ती चीनी खोलते हुए पानी में डालते दिल के अंदर कुछ खौल गया। आँखों में नमी उतर आई, न जाने खोलते पानी के भाप की या फिर सोच की। चलो माँ, आराम से बैठकर चाय पीते हैं। वह ट्रे उठा लाई और बोली। ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन से कोई गिला है उसे या माँ को, पर यह घर पहले भी तो सीमा भाभी का ही था।
कईयों बार यह बतलाने का प्रयास सबकी तरफ से किया गया, पर उन्होंने इसे कभी नहीं समझा। ऑफिस से आकर अपनी चाय बनाई, फर्स्ट फ्लोर के कमरे में बंद हो गई। कई बार माँ बाबा और सीमा भाभी की चाय एक साथ गैस से अलग अलग चूल्हों पर बनती है। महाराजिन खाना बनाती तो घर के 3 सदस्यों का, सीमा भाभी अपना पकाकर 7 बजे ऊपर अपने कमरे में समा जाती। बच्चे छुट्टी पर आते और उनका यही रूटीन रहता, बच्चों की मर्जी कि वे उनके साथ खाए या सबके साथ। कैसे कोई इंसान सबके बीच रहकर इतना अलग थलग रह सकता है? सीमा भाभी की बातें सुनकर आश्चर्य होता है। कैसे वे घर की किसी भी समस्या में इतनी अलग रह सकती है? वह अक्सर ये सवाल खुद से पूछती, लेकिन जवाब नहीं मिलता। सीमा भाभी की ही तरह उसका अंतर्मन भी अक्सर मौन धारण कर लेता। उन्हें अपनी नौकरी, अपने बच्चे और अपने मायके से मतलब था, लेकिन खराब की परिभाषा के अंतर्गत उन्हें परिभाषित करना भी मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने भैया को कभी नहीं रोका घर परिवार के लिए कुछ करने से। फिर भैया पर उनकी चलती ही नहीं। यह भी उन दोनों के रिश्ते की बाहरी परत के अंदर दबा हुआ रहा, कभी उजागर नहीं हुआ। फिर बाबा ने अपने पराए किसी रिश्तेदार को सीमा भाभी के खिलाफ कुछ उगलने नहीं दिया। जिया भी माँ को जब तब यही समझाती, बहू तुम्हारी है माँ, उससे खुशी मिले या गम तुम्हें सहना है। फिर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी है, जो शब्द तुम अपनी बहू के लिए बोलोगी वह सास होने के नाते ब्रह्म वाक्य बन जाएंगे। मैं जानती हूँ अच्छा नहीं बोला जाए, पर बुरा बोलकर अपना तमाशा मत बनाया करो। माँ ने उसकी बात गांठ बांध ली। तेरे बाबा के जाने के बाद 13वीं तक कितनी मीठी बात करती थी सबके सामने चाय पीते हुए। उस दिन माँ के मन में किसी परत की सिवन फिर उधड़ गई। तुम ध्यान मत दिया करो माँ, वह तो पहले भी ऐसी ही थी। घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा है, मैं तो लोकल रहती हूँ। रुपए पैसे का इंतजाम बाबा तुम्हारे लिए काफ़ी कर गए हैं, इसीलिए एक कमी के बजाय 4 खूबियों में मन लगा गया करो। जिया ने उधड़ी परतों में फिर मरम्मत की, पर बाबा के जाने के बाद 13वीं तक के दृश्य उसके सामने साकार हो गए। सीमा भाभी की तटस्थता से उसका दिल भी न जाने कितनी बार तोड़ा। मनीष भैया के सामने या सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार बदल जाता, लेकिन अकेले में किसी का तिरस्कार करने के लिए उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह सब तो वे अपनी आँखों और तटस्थ मुद्रा से कर देती। प्रणाम भी ऐसे लेती जैसे चाबुक मार रही हो। वह सहम ही जाती। भला इन बातों को कोई शब्दों में पिरो कर व्याख्या करेगा तो शब्द तो कहे ही नहीं जाएंगे, फिर सच्चाई का प्रमाण कहाँ से लाए? बाबा के जाने के बाद सीमा भाभी का माँ पर बिखरता छलकता प्यार देखकर पूरी रिश्तेदारी प्रभावित हो गई। सभी की जुबान पर एक ही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी, कैसे संभाल लिया सब कुछ। वो खुद अंदर तक पिघल गई, साथ ही निश्चित हो गई, चलो माँ का बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन 13वीं खत्म होते ही मीठी मुस्कान, मीठी बातें सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी कहे ही नहीं गए। एक दिन वह माँ को मिलने गई थी, तब घर लौटते हुए बार बार बूंदाबांदी शुरू हो गई। टेबल पर लंच लग गया था। भैया बोले, जिया लंच करके जाओ, वैसे भी बाहर बारिश शुरू हो गई है। ऐसी भी बारिश नहीं हो रही है, जब तक तेज़ होगी तब तक घर पहुंच जाऊंगी। सीमा भाभी के शब्द उनके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। नहीं भैया, चली जाती हूँ, 10 मिनट का तो रास्ता है, कहकर वह घर के लिए निकल गई, लेकिन आंखें छलकने को व्याकुल हो गई। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ का अशक्त बुढ़ापा एकाएक आंखों के सामने तैर गया। मनीष भैया का एक बेटे का स्वाभिमान माँ को उसके पास रहने देगा? सीमा भाभी की चालाकियों के साथ माँ कैसे जिएगी, जिनकी बातों को नकारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फांस की तरह अंदर तक धंस जाती है। आर्थिक संपन्नता की कमी नहीं थी माँ को, पर अशक्त बुढ़ापा अगर आर्थिक संपन्नता के साथ बीत जाता तो शानदार फ्लैट में बंद बुजुर्गों की लाशें नहीं मिलती, बड़े घरों में नौकर बुजुर्गों की हत्या नहीं करते, 5 स्टार वृद्धाश्रम न खुलते। असक्त बुढ़ापे को भावात्मक संपन्नता की ज़रूरत होती है, जो एक पल उन्हें उनकी सुरक्षा और भले के लिए डांटे तो दूसरे ही पल उन्हें गले लगाकर बच्चों की तरह पुचकार ले, उनके अंदर विश्वास का सागर भर दे। चाय पीते हुए जिया माँ के दिल की परतों की मरम्मत करती हुई खुद उधरती चली गई। सीमा भाभी की तटस्थता को छोड़ दे तो माँ उनकी कठोरता पर ध्यान मत दो। हालांकि माँ के सामने ये वाक्य कई बार दोहराती, बाबा भी बार बार यही समझाते,
पर जिनकी भाव भंगिमाएँ भ्रकुटी उन्हें थोड़ी देर के लिए आतंकित कर दे, सोच और अपमान के दलदल में धंसा दे, माँ के लिए ये संभव था। 2-4 तोरी लौकी किसी को दे देते पर हल्ला मचा देती। वर्षों सब्जियां बांटी है, मेरा घर नहीं है क्या? माँ फिर उधड़ गई। उच्च शिक्षित उच्च पदस्थ सीमा भाभी की निम्न स्तर की सोच पर वह मन ही मन ऐसे शर्मिंदा हो गई जैसे ये उनकी खुद की सोच हो, लेकिन माँ को और उधेड़ना उसने उचित नहीं लगा, इसीलिए बात टाल दी। कोई बात नहीं है माँ, तुमने जब बांटी थी खूब बांटी, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन जब बाद में घर की स्थायी तौर पर रहने वाली मेड सरिता ने पूछा तो उसने बताया, माता जी ने किचन गार्डन से थोड़ी सी तोरी और लौकी निकलवाई थी। भाभी खूब गुस्सा हुई थी। किसके लिए निकलवाई थी? अपनी छोटी बहन के लिए। शामली मौसी आई थी मिलने। दिल खराब हो गया जिया का। माँ इन सब की मालकिन है अभी। सीमा भाभी की सोच छोटी सही, पर इस छोटी सी बात को भैया से कहकर कलह कोई नहीं करना चाहता। सीमा भाभी की ये कारगुजारियाँ, ये चालाकियाँ जो माँ के लिए बेहद अपमानजनक, मानसिक तौर पर पीड़ादायक होती है, कभी भैया के सामने नहीं आ पाती। लेकिन सार्वजनिक रूप से सीमा भाभी का व्यवहार जब इस कदर बदल जाता है तो भैया से वे क्या कुछ कह सकती। जिया के मानस पटल पर अनायासी एक धृष्ट स्मृति आकर ठहर गई। एक बार मनीष भैया को अपनी नौकरी से विदेश जाने की संभावना बन गई तो वे चाची जी बोले थे, बहुत बढ़िया मौका है मनीष, पर सीमा को तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहाँ जा पाऊँगी चाची जी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। सीमा भाभी तुरंत बोली थी, जबकि सच तो ये है कि वह अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। वह मति भ्रम की सी स्थिति में सीमा भाभी का चेहरा देखती रह गई। काश कोई चांदी के वर्क में लिपटी कुनेन को देखता हो। बाबा की जिंदगी तक सुरक्षात्मक छत थी माँ के ऊपर, जो अब उड़ गई। सीमा भाभी का मुंह खुल गया। शांति प्रिय भैया कभी माँ का पक्ष लेकर बीवी को समझाते तो कभी बीवी का पक्ष लेकर माँ को। सीमा भाभी को माँ के लिए एक कप चाय बनाने का भी कष्ट नहीं है। एक पैसा भी माँ उन पर खर्च नहीं होता, फिर भी वह माँ की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन बाबा की करोड़ों की प्रॉपर्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। शाम को मनीष भैया माँ का एक्सरे करवा कर लाए। फ्रैक्चर नहीं था, मांसपेशियों की चोट थी। जानकर मनीष भैया और उन दोनों ने चैन मिला। उसे माँ को फ़ोन करके लेटे रहने और आराम की सलाह दी। मैं तेरे पास आऊँ कुछ दिन के लिए? माँ का करुण स्वर दिल में उतर गया। माँ ठीक तो हो जाओ पहले, ऐसी हालत में भैया तुम्हें आने नहीं देंगे। फिर अमित की तबीयत भी तो ठीक नहीं है, मैं दो को कैसे संभालूंगी? माँ अनिच्छा से चुप हो गई। जिया जानती थी माँ उसके पास क्यों आना चाहती है। माँ के अकेलेपन से उसका अंतर्मन पिघल गया। माँ कुछ ठीक हो जाओ फिर आकर ले जाऊंगी, वह माँ को दिलासा देते हुए बोली। सारे दिन कमरे में अकेले लेटी रहती हूँ। मनीष सुबह शाम आकर हालचाल लेता है, वह तो झांकती भी नहीं। सरिता से भी मेरा ज़्यादा बातें करना उसे पसंद नहीं। माँ के अंतस का गुबार फिर फूटने लगा। भैया तो कुछ नहीं बोलते ना, तुम बातें कर लिया करो सरिता से। माँ के अकेलेपन के भयानक सन्नाटे को पीते हुए जिया बोली। पता नहीं क्या क्या कहकर मनीष को भी भड़का देती है। मनीष भी तो मना करता है नौकरों के साथ बात करने से। जिया निरुत्तर हो गई। सब कुछ समझते हुए भी वह माँ को बहलाती रही। माँ का उसके पास ज़्यादा रहना भैया को गवारा नहीं होता, क्योंकि यह बात उसकी सामाजिक छवि खराब करती है। लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे, बेटे बहू के पास मन नहीं लगता, इसीलिए बेटी से ज़्यादा बातें करती है। माँ भी इस बात से मन ही मन आतंकित रहती है, कभी मनीष बुरा न मान जाए। उसे तो लगता है सीमा भाभी को भी अपनी सामाजिक छवि की चिंता रहती है। उनको खुद तो माँ के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, इसीलिए वो भी चाहती है कि माँ अपने ही घर में रहे। फलस्वरूप माँ बेहद अकेली हो जाती है। माँ की मन स्थिति जिया अच्छी तरह जानती है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती, न मनीष भैया को कुछ समझा पाती है। एक डर भी रहता है कि उनके कुछ बोलते ही स्थिति और बिगड़ नहीं जाए, कहीं माँ के अकेलेपन के बारे में बात करते हुए माँ और भी अकेली ना हो जाए। अगले दिन जिया माँ को देखने चली गई। माँ अपने कमरे में आंखें मूंदे अकेली लेटी थी। वह माँ के पास बैठी तो माँ ने आंखें खोल दी। अरे तू कब आई? माँ की उदास अकेली सुनी सी आंखों से असंख्य दीपक जल उठे। वे उठने का उपक्रम करने लगी।
माँ तुम लेटी रहो। जिया ने माँ को वापस लिटा दिया। दरवाज़ा पूरा खुला था। सरिता भी नहीं दिखी मुझे। आज भाभी घर पर है क्या? मैं बोली। नहीं, दोनों गांव गए हैं। सुबह 5 बजे निकल गए थे, रात तक आ जाएंगे। माँ के स्वर में अभी भी दर्द की घबराहट थी। लेकिन तुम्हें इस हालत में किसके भरोसे छोड़कर गए? जिया आश्चर्य से बोली। सरिता के। लेकिन उसे समझ नहीं आया क्या कहे। वह तो बाय चांस आ गई थी, अमित को थोड़ी देर के लिए छोड़कर। लेकिन माँ, अगर बाथरूम जाते समय तुम गिर जाओगी तो कौन है यहाँ पर देखने वाला? भैया ने मुझे फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। जिया को अंदर ही अंदर बेचैनी का उबाल सा आ गया। लेकिन गांव किस लिए गए हैं? वह आश्चर्य से बोले। इससे पहले पिताजी ने कई बार चाहा था कि उनके बेटे बहू कहीं गांव जाकर वहां की देखरेख कर लिया करे, तब तो कभी नहीं गए। वह आश्चर्य से बोली। गांव में एक मकान और ज़मीन जायदाद भी है अभी, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। और आज गांव जाना जरूरी हो गया कि सीमा भाभी भी चली गई। भैया माँ को इस हालत में छोड़कर चले गए। लेकिन जिया खुद को गांव जाने की बात न बताने का कारण कैसे समझ रही थी। कहीं पुरखों की संपत्ति पर जिया अपना अधिकार न मांग बैठे। सीमा भाभी की सोच से उन्हें कोई लेना देना नहीं, पर भैया को तो उसकी नीयत पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन गांव की ज़मीन जायदाद में मनीष भैया का रुचि लेना तो वह समझ सकती है, पर घर की हर खुशी और गम में अलग रहने वाली भाभी जाना जहाँ उसे हैरान कर रहा था, वहीं हल्का सा सुकून भी दे रहा था। इसीलिए बोली, चलो अच्छा है, सीमा भाभी भी गई, भैया के साथ तो खड़ी हो रहेगी। अपनी नौकरी छोड़कर गांव में कुछ काम करना चाहती है। एकाएक माँ बोलने लगी। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर इसीलिए सोच रही है कि गांव का घर ठीक करा दे और गांव के वरिष्ठ लोगों से, खासकर प्रधान से अपनी जान पहचान अच्छी कर ले, जिससे उसे अपने काम में मदद मिल सके। रसीले फलों के लिए वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए वहाँ रसीले फल बहुतायत में होते हैं। शायद उसी को लेकर कुछ काम करना चाहती है। मनीष से कहते हुए सुना था कि अदरक भी खूब होता है वहाँ। किसी के साथ मिलकर काफ़ी बड़ा कुछ करने का सोच रही है। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्या करने का सोच रही है। पता नहीं, दोनों कल रात मेरे पास आए थे। जो कुछ बता रहे थे मैं ज़्यादा नहीं समझ पाई। कह रहे थे बाबा के नाम से शुरू करेंगे, इसीलिए बाबा की जमा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। जिया हतप्रत रह गई। मनीष भैया और भाभी के प्रभाव में आकर चाहे कुछ भी कर ले, पर माँ की देखभाल को लेकर उन्हें उनकी मनसा पर जरा भी शक नहीं था। पर सीमा भाभी जिस तरह से उनका कभी कभी ब्रेन वॉश कर देती है, पता नहीं क्या इरादा है उनका। अब कहीं माँ की जमा पूंजी बाबा के नाम पर भाभी ने माँ और भैया को बहला फुसला कर निकलवा ली, तो भावात्मक और मानसिक स्तर पर अकेलापन भोग रही माँ आर्थिक रूप से भी अकेली पड़ जाएगी। भैया भले ही उनके लिए सब कुछ करते रहेंगे, पर दबदबा तो भाभी का ही रहेगा। अभी जब माँ अपने दम पर रह रही है, तब भाभी उनसे बात तक नहीं करती, मतलब नहीं रखती। फिर जब आर्थिक रूप से भैया पर निर्भर हो जाएगी, तब का नज़ारा क्या होगा, सोच कर ही वह सिर उठी। घर और शहर की बाकी संपत्ति भले ही अभी माँ के नाम हो, पर 82 साल की माँ उसका उपयोग तो नहीं कर सकती, न ही किसी अन्याय के प्रतिकार के स्वरूप अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकती है। जिया जानती थी जब माँ कुछ और उधेड़ेगी, बार बार उधेड़ेगी, उसे लगातार मरम्मत करते रहना पड़ेगा, तभी माँ की आगे की ज़िंदगी कुछ ठीक ठाक निकल सकेगी। क्योंकि कर तो वह कुछ भी नहीं पाएगी। माँ, तुम अपना पैसा मत देना। बाबा के नाम पर काम शुरू करना चाहते हैं तो वे खुद कर ले। बाबा का जो कुछ भी है तुम्हारे बाद बचेगा उन्हीं का तो होगा, फिर अभी क्यों दे रही हो? उसने माँ को समझाने की एक कमज़ोर कोशिश की। माँ ने एक मजबूर खामोशी की दृष्टि उस पर डाली। वो महसूस कर रही थी उस खामोश निगाहों की मुखर भाषा को, क्योंकि मौन के कुछ प्रश्नों के जवाब बहुत पारदर्शी और स्पष्ट होते हैं। माँ और वह चुप थे, पर उनके विचारों की श्रृंखला के सिरे अपनी अपनी जगह पर शाखाओं और प्रशाखाओं के खींचकर एक दूसरे से टूटे और जुड़े चले जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की कहानी परते। अगर मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।